हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले न्यूज़ जो है गुजरात से आई है और गुजरात हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिन्होंने जनजातीय समुदाय के लिए केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरुआत की है। अब ये जो परियोजना है सुनने में बहुत ज़्यादा कठिन है ना, लेकिन समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली क्या है, पहले हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं, फिर आपको कुछ कुछ ये समझ में आ जाएगी। आपको पता है बच्चे कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो जेनेटिक होती हैं, है ना। जब आप साइंस पढ़ते हो तो साइंस में जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियों को पढ़ाया जाता है। तो उसमें आपके एक बीमारियां होती हैं जिसे हम कहते हैं कि वंशानुगत बीमारियां हैं, जेनेटिक बीमारियां हैं, यानी कि वो बीमारियां जो कि जीन के थ्रू ट्रेवल करती हैं, है ना। हमारे पूर्वजों को रही हैं, इसीलिए वो हमें भी हैं। तो इस प्रकार की बीमारी को क्या कहा जाता है? वंशानुगत बीमारी कहा जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो वंशानुगत बीमारियां हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, जैसे कि आपका थैलेसीमिया है, जैसे कि आपका आनुवंशिक कैंसर है, इसकी पहचान करके उन्हें लक्षित स्वास्थ्य समाधान विकसित करना है। ठीक है। तो बेसिकली क्या है बच्चे कि जनजातियां, ट्राइब्स, वो किसी भी स्टेट के लिए उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट, उनके कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है। तो जैसे हम जानवरों को बचाने के लिए संरक्षण केंद्र खोलते हैं, है ना, बहुत सारी स्कीमें जो है आपका ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए, एनिमल कम्युनिटी के लिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे टाइगर के लिए हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, हाथी को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया। ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब क्या है कि हर स्टेट चाहता है कि हमारे यहाँ पे जो इस तरीके के रेयर ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनको भी जो है बचाया जाए। ठीक है। और उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती है तो उससे जो है उनको अच्छे से डील किया जा सके। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या किया जा रहा है कि जो भी जनजातियाँ हैं उन जनजातीय समुदाय के लिए, क्योंकि जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनमें बच्चे कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है ना। वो जो है आपके बिल्कुल सेम वही समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं जनजातियों से धीरे धीरे इवोल्यूशन होने के बाद में नगरों का निर्माण हुआ। फिर जो है हम आए हैं ना, जो नगर में रहने वाले लोग हैं। तो जो ये जनजातियां हैं जो आज भी जो है अपने कल्चर को, अपनी जगह को जो है नहीं छोड़ पा रही हैं, उनको बचाने के लिए जो है आपका हर स्टेट जो है कोई ना कोई स्कीम, इस तरीके से स्कीम लेकर के आता है। ठीक है। तो वही जो है गुजरात सरकार ने किया है कि जनजातीय समुदाय को जो है आपका एक तरीके से संरक्षण प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक परियोजना जो है वो लॉन्च की है, और परियोजना का नाम है केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना। ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या किया जाएगा, उनका जो जीन है उसकी स्टडी की जाएगी, जेनेटिक स्टडी होगी, और उस स्टडी में जो है आपको ये देखा जाएगा कि कितने लोगों को जो है इस तरीके की बीमारी होने का खतरा है फ्यूचर में, ताकि उन्हें पहले ही डिटेक्ट करके उनको पहले जो है उनको बचाने के लिए प्रिकॉशंस के मेजर दिए जा सके। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी है। उसके बाद ये फिर से जो है भारत की पहली वाली न्यूज़ है, भारत की पहली रो फेरी सर्विस का शुभारंभ किया गया है। 14 जुलाई 2025 को किया गया और गोवा में शुरू किया गया। ठीक है। कहाँ पे किया गया? गोवा में शुरू किया गया। बच्चे रो फेरी का मतलब क्या होता है? फेरी सर्विस मतलब जैसे आपके व्हीकल्स हैं, ठीक है। अब सड़क में जो है आपका एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने के लिए आप लोग कई बार जो है ब्रिजेस को क्रॉस करते हैं। ठीक है। कई बार जो है अगर नदी आई है बीच में तो नदी के ऊपर से जो है आपका फिर ब्रिज बनाया जाता है, उससे जो है आप उसे क्रॉस करते हैं। लेकिन कई जगह पे जो है आपका इस तरीके से ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है या फिर आपका नहीं बनता है, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होती है बच्चे कि फेरी सर्विस होती है। रोल ऑन रो जो इसका नाम रखा गया ना, ये है आपका रोल ऑन रोल आउट। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो जो फेरी है, वो जो आपका वेसल है, वो आपको और आपके व्हीकल को लेकर के जाएगा और दूसरे किनारे पे छोड़ करके आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी सर्विस होती है पिक एंड ड्रॉप की, उसको कहा जाता है आपका रो फेरी सर्विस। ठीक है। तो ये बच्चे आपको गोवा में शुरू किया गया है। ये जो नदी है यहाँ पे, ये है आपकी मांडवी नदी पर जो है संचालित होती है ये सर्विस, और चोरवा द्वीप को रिबंदर से जोड़ती है। इस परियोजना के अंतर्गत गंगोत्री और द्वारका नामक 2 फेरी शुरू की गई है, जिनका डिजाइन विजय मरीन शिपयार्ड के द्वारा तैयार किया गया है। ये बच्चे आपका रो फेरी सर्विस, जो कि इस पर्टिकुलर रिवर का नाम है मांडवी रिवर, जो गोवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ठीक है। तो याद रखना है आपको, ये गोवा में स्टार्ट किया गया है। अगला जो स्टेट है ये है असम। असम के मुख्यमंत्री
वर्तमान में है मिस्टर हेमंत विश्व सरना। इन्होंने डिब्रूगढ़ जिले में नामरूप बोरहाट 1, ये जो आपका वेल है, इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा हाइड्रोकार्बन की एक अभूतपूर्व खोज की घोषणा की है। याद रखना बच्चे, हाइड्रोकार्बन की खोज हुई है कहाँ पे? ये है आपका नामरूप बोरहाट 1। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि जो असम का ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बहुत सारे ऑयल के कुएं हैं, है ना, तेल के कुएं यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की खोज की गई है और ये किसने की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा की गई है। ठीक है, पर्टिकुलर जो जगह का नाम है उसे याद रखना, डिब्रूगढ़ जिले में है, जगह का नाम है नामरूप बोरहाट वेल नंबर 1। ठीक है, ये आपका असम में है, बस इतना आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है, अवार्ड है कलिंग रत्न अवार्ड 2024। ठीक है, 2024 के लिए हालांकि दिया गया है 2025 में, इसे जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, और इससे सम्मानित किया गया है केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को। ठीक है, तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान है, और इन्हें जो है 2024 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार जो है उड़ीसा के कटक में आदिकवि सल्लादास की जयंती समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया है। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखना कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारी एग्जाम्स में ये पता है कि सरकारी योजनाएं पूछी जाती हैं, है ना, खास करके जो अभी रिसेंट ईयर्स में आपकी आई हैं 2015 के बाद से, जब से आपकी पंचवर्षीय योजना खत्म हुई है, तो जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं, खास करके जो अम्ब्रेला स्कीम्स है, बड़ी स्कीम है, और वो आगे आने तक जो है आपका 10 साल 15 साल जो है आपको चलती रहेंगी। ठीक है, तो वो स्कीम बच्चे आपको हमेशा याद रखनी है। एक और योजना है, इसे थोड़ा याद रखेंगे, इसका नाम है अदिति, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अदिति नाम से आपकी स्कीम है। केंद्रीय ऊर्जा और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 15 जुलाई 2025 को पानीपत हरियाणा में अदिति योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया है। इस योजना का संचालन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE के द्वारा किया जाएगा। इस ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को ऊर्जा बचत तकनीक पर निवेश करने के लिए वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान करेगी। अब बेसिकली बच्चे इसका मकसद समझते हैं हम कि अदिति स्कीम से क्या होगा। आपको पता है कि हमारे देश में हर प्रकार का बिजनेस है। ठीक है, जैसे हम MSME सेक्टर कहते हैं। ठीक है, छोटा भी है, बड़ा भी है और बड़ा भी है ना। तो ये जो आपका लघु सूक्ष्म मध्यम प्रकार के जो उद्यम है, इन उद्यमियों को, जो ये एंटरप्रेन्योर हैं, इनको गवर्नमेंट जो है हेल्प देगी। लेकिन किस चीज़ में हेल्प करेगी? इनको ऊर्जा बचत तकनीक पर काम करने के लिए। ठीक है, ऊर्जा बचत तकनीक यानी कि जो एनर्जी वर्तमान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव है? क्या जो एनर्जी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसको जो है बचाया जा सकता है? अगर उसको बचाने के कोई तरीके हैं तो उस टेक्निक पे काम करना चाहिए। ठीक है, उस टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए। तो अगर कोई भी उद्यम, कोई भी एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेसमैन है जो कि सेक्टर में काम करना चाहता है, ठीक है, तो वो जाकर के गवर्नमेंट को अपना आइडिया बताए। सरकार जो है आपको हेल्प करेगी, आपको समर्थन प्रदान करेगी, आपको पैसा भी देगी, आपको टेक्नोलॉजी भी देगी। बस आपको क्या करना है, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है उन पर निवेश करना है। ठीक है, अपना समय, अपना दिमाग, अपना पैसा जो है इस पर आपको निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की परियोजना को कहा गया है अदिति। ठीक है, याद रखना, ये आपका पानीपत हरियाणा से आपका स्टार्ट किया गया है। मनोहर लाल खट्टर जो वर्तमान में आपके केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवास कार्य मंत्रालय के मंत्री जी हैं। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना। आपको ये पूछा जाएगा शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो अदिति स्कीम, अदिति योजना का जो है आपका शुभारंभ किया गया है पानीपत हरियाणा से। ठीक है, आपको एक शब्द में जो है आपको जो इसकी जो बहुत लंबी चौड़ी जो डेफिनेशन बच्चे आपको दिख रही है ना, इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें आपको 3 शब्द याद रखने हैं। एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, EET। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बेसिकली जो है ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा को बचाने के लिए, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए जो है आपका ये किया जा रहा है। तो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज में जो है आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आपकी ये योजना है जिसका शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर ने किया है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है ये भी आपके गवर्नमेंट स्कीम है, 17 जुलाई अभी मतलब कल, ये आपका 15 प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना,
इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, वैसे इसका जो उल्लेख है वो बजट में किया गया था, तो अब जो है धीरे धीरे इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है आपका इस साल के अंत तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बजट में इसका सिर्फ नाम लिया गया था कि इस तरीके की कोई स्कीम आएगी। अब क्या है कि इसको मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बेसिकली इस योजना का उद्देश्य क्या है, 100 ऐसे जिलों को लक्षित करना जहां कृषि उत्पादकता, फसल सघनता और ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, मतलब कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर की पोटेंशियल तो है, ठीक है, एग्रीकल्चर में पोटेंशियल है लेकिन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार के जिलों को जो है आपका पहले तो उसे रिकॉग्नाइज करना है कि ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम हो सकता है लेकिन वर्तमान में हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे लक्ष्य वहाँ पे बनाए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे जो है आपका एग्रीकल्चरल, चाहे वो एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं उसको चेंज किया जाएगा। ठीक है, किसानों की जो समस्या है उसको दूर किया जाएगा और इस तरीके की चीज़ों, ऋण नहीं मिल रहा है, अगर किसानों को लोन नहीं मिल रहा है तो उसको जो है प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो बेसिकली उस एरिया, उस डिस्ट्रिक्ट में अगर कृषि से रिलेटेड कोई भी समस्या है जिसके कारण वहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे जो है सरकार उनकी हेल्प करेगी और उसे जो है उसके जो एम है उसे अचीव करने में सरकार जो है उनका साथ देगी। ठीक है, तो ये बच्चे आपका है 100 जिले आपके लक्षित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत टिकाऊ खेती, कटाई के बाद भंडारण सुविधाओं जैसी सिंचाई व्यवस्था और किसानों को ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें जो है इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। किसानों की हेल्प करना जो है इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। और सबसे ज्यादा बच्चे आपका क्या है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, एग्रीकल्चर, बेसिकली योजना का जो एक मेन मोटिव वो यही है कि अगर कहीं पे एग्रीकल्चर वर्तमान में हो रही है, कोई एक ऐसा जिला है जहां पर कि अधिकतर लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर वहां पे वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जो कि होना चाहिए, तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उन पहले तो वो रीजन देखे जाएंगे और फिर जो है उन रीजन को वहां से रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो 100 डिस्ट्रिक्ट में आपका बच्चे ये किया जाएगा, ये आपको याद रखना है और इसके लिए केंद्रीय जो कैबिनेट है उन्होंने मंजूरी दे दी है। अगली एक और रिपोर्ट, ठीक है, हर साल हम इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और बहुत अच्छा है कि इस साल भी जो है आपका आंसर सेम रहने वाला है। देखना बच्चे, 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिला, इंदौर को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत लिया है। ठीक है, 3 से लेकर के 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। ये देखिए बच्चे, ये लिस्ट आपको पूरी याद करनी है। ठीक है, ये आपका इंदौर है एमपी पहले नंबर पे, सूरत गुजरात दूसरे नंबर पे, नवी मुंबई महाराष्ट्र ये आपका तीसरे नंबर पे। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है, ये है नोएडा। नोएडा भी आपका पहले नंबर पे है लेकिन ये पॉपुलेशन के मामले में है, 3 से लेकर के 10 लाख जनसंख्या। ठीक है, 3 से लेकर के 10 लाख जनसंख्या की अगर उस पे हम देखेंगे तो ये आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, बाकी तो आपके ये जो है, ये जो शहरों में हम देखते हैं, शहरों में इंदौर आपका पहले नंबर। पिछली बार हमने देखा इंदौर सूरत दोनों ही आपके पहले नंबर पे थे, इस बार जो है आपका इंदौर दूसरे पे सूरत, तीसरे पे आपका नवी मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये है आपका टेस्ला कंपनी का नाम सुना होगा, एलन मस्क की है। ठीक है, तो टेस्ला कंपनी अब भारत में एंटर कर चुकी है। ठीक है, और भारत में कहाँ पे पूछा जाएगा, पहला शोरूम इन्होंने अपना खोला है, तो ये पहला शोरूम जो इन्होंने मुंबई में खोला है। ठीक है, भारत में अपना पहला शोरूम बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में खोला गया है, BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टेस्ला ने अपना पहला शोरूम खोला है, बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अभी तो हालांकि यहाँ पे 2 ही आई थिंक एक ही मॉडल की 2 गाड़ियाँ हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेंगी, लेकिन टेस्ला जो है भारत में एंटर कर चुका है। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है बच्चे, समिट है SCO का, संघाई सहयोग संगठन। जितने भी संगठनों के बारे में हम पढ़ते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी मल्टीनेशनल जो है ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग जगह के, अलग अलग कंट्रीज यहाँ पे है, भारत भी इसमें आपका मेंबर है। ठीक है, सबसे रंग बिरंगा बच्चे आपका संगठन है। ठीक है, यहाँ पे मतलब पाकिस्तान भी है, यहाँ पे भारत भी है, यहाँ पे रसिया भी, यहाँ पे चाइना भी है। ठीक है, सबसे कहेंगे सबसे मज़ेदार जो है आपका संगठन है, संघाई सहयोग संगठन इसे कहा जाता है। इनके जो विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक है वो जो है आपका 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और ये आपके कहाँ पे है, चीन में। ठीक है, चीन में जो है इस बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना। अब चूंकि भारत भी मेंबर है तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, भारत का जो फेवरेट पड़ोसी है पाकिस्तान, वो भी आपका मेंबर है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसकी बात करते हैं SCO की। SCO की शुरुआत जो है 2001 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, और अभी रिसेंटली 2024 में आपको याद रखना है कि इसमें जो है नया मेंबर जुड़ा है, 10वें मेंबर के रूप में। मेंबर का नाम है बेलारूस, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, देखना
पहले मतलब 2001 में जो इसके मेंबर बने थे 15 जून 2001 में, चाइना है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रसिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है, 2001 में। भारत की अगर हम बात करें 2015 में जो है आपका इंडिया इसका मतलब मेंबर बन गया था। उसी साल जो है आपका पाकिस्तान में मेंबर बना था। अभी जो है आपका 2023 में ईरान जो इसका मेंबर बना और 2024 में जो है बेलारूस इसका मेंबर बना। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? टोटल 10 मेंबर हैं और इन 10 मेंबर के जो विदेश मंत्री हैं उनकी जो है परिषद की एक बैठक होती है। इस बार इस बैठक को जो है आपका चाइना के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना बच्चे से। अगली न्यूज़ आपकी स्टेट से है, अगेन असम। असम से है। ये आपका है असम में सोनापुर नाम की जगह है। यहाँ पे भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, याद रहेगा, आज हमने बहुत सारी पहली वाली खबर पढ़ ली है ना। पहली वाली जो खबर है उन्हें याद रखना। पहला एक्वाटेक पार्क है गुजरात, पहला ऐसा देश है, पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने कि जनजातियों के लिए इस तरीके की जिनोम परियोजना स्टार्ट की है ना। पहली जो रोरो फेरी सर्विस है गोवा में स्टार्ट हुई है, इन्हें हमें याद रखना पड़ेगा, ये पहली बार हुई है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये भी आपकी पहली वाली है। ताइवान ने सबसे बड़े निजी बैंक, ताइवान का बैंक है बच्चे CTBC। ठीक है, ताइवान का बैंक है। इस बैंक ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC बैंकिंग इकाई खोलने के लिए आवेदन किया है। इस कदम से भारत और ताइवान के बीच में वित्तीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सर्विसेज का विस्तार भी होगा। ठीक है, तो बेसिकली IFSC जो ये सेवा केंद्र सर्विस सेंटर है, अगर कोई बैंक किसी और देश में इस तरीके का अपना सर्विस सेंटर खोलता है तो इसका मतलब है कि उसके सर्विसेज हम भी ले सकते हैं, है ना। यही मतलब है ना इसका, जो सर्विसेज हैं इस बैंक के द्वारा दी जाने वाले सर्विसेज वो हम भी जो है एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी आवेदन किया है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कहाँ का है बैंक, तो CTBC जो है आपका ताइवान का सबसे बड़ा निजी बैंक है। जैसे हमारा ICICI है ना, उसी तरीके से हमारा HDFC है, उसी तरीके से। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी जो पहली वाली खबरें हमने पढ़ी हैं उससे याद रखना। ठीक है, और इंदौर है तो इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेकिन अभी चूंकि 8वें बार लगातार पहले नंबर पे है तो थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है ना। सभी को पता है इंदौर सबसे साफ है, इस बार भी लगातार जो है आपका 8वीं बार जो है पहले नंबर पे है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो पहली वाली जो खबरें हैं उन्हें हमें याद रखना है। इंदौर वाली न्यूज़ तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, हो सकता है दोबारा पूछ ले कोई एग्जामिनर, है ना, याद रखना है आपको। बहुत सारे एग्जाम देते हैं, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और अब थोड़ा सा क्या है, पेपर जिस तरीके से बनते हैं, पैटर्न आपके चेंज होते हैं, तो हो सकता है कि वो नगरों के मामले में ना पूछे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ठीक है, आपको जो 8 से 10 लाख वाली जो रेंज मैंने आपको बताया था, तो नोएडा को भी याद रखना, वो आपका पहले नंबर पर है। ठीक है, तो वो छोड़ करके अब इंदौर सभी को रट गए हैं, एकदम सभी बच्चों को पता है, वो नोएडा वाला प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, वो याद रखना। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं वीकली रिविजन सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।